हेलो एवरीवन, वेलकम टू फनटैक्स्टिक। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बुक है हमारी साहित्य भवन पब्लिकेशंस की HC मेहरोत्रा और असेसमेंट ईयर है 2022-23। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ हाउस इन मुंबई completely let out for residential purposes consisting of 2 flats of different sizes। पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, उसके बाद अटेम्प्टेशन करेंगे। सो मिस्टर ए एक ऑनर है हाउस के, मुंबई में हाउस है इनका, और इन्होंने इस घर को किराए पर चढ़ाया है। तो किराए पर चढ़ाया है तो हम इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो इस घर के 2 फ्लैट्स हैं, पर फ्लैट्स का साइज़ डिफरेंट है। सो लेट मी टेक इट लाइक दिस। जो घर है उस घर में 2 फ्लैट्स हैं और 2 फ्लैट्स के साइजेस डिफरेंट हैं, दोनों बराबर नहीं हैं, राइट। सो दोनों फ्लैट्स के साइज़ डिफरेंट हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लैट का साइज़ बराबर नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है। सो लेट मी टेक इट हियर। दे आर लेट आउट एट 5,000 पर मंथ एंड 7,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। इन घरों को जो किराए पर चढ़ाया गया है उसका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया गया है। एक का 5,000 रुपये पर मंथ है और दूसरे का 7,000 रुपये पर मंथ का किराया मिल रहा है। मैंने इसे एलोकेट किया है, छोटे वाले पोर्शन को छोटा किराया दे दिया है और बड़े वाले पोर्शन को ज़्यादा किराया दे दिया है रिस्पेक्टिवली। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ दिस हाउस इज़ 96,000। पर म्यूनिसिपल वैल्यू जो दी गई है वो पूरे घर की एक साथ दी गई है। म्यूनिसिपल वैल्यू कुल मिला के 96 दी गई है। हमें ये नहीं बताया कि पोर्शन ए की कितनी है और पोर्शन बी की कितनी है। सो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करके उसको नहीं बताया हुआ, तो लेट मी डिवाइडेड, क्योंकि ये डिवीजन नहीं किया हुआ तो मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ। पर प्रॉब्लम ये आएगी अगर मुझे साइज़ नहीं पता, प्रपोर्शन नहीं पता, तो किस प्रपोर्शन में मैं इसे ब्रेक करूँ, हाफ कर दूँ या कुछ और करूँ। अब हाफ नहीं कर सकती क्योंकि प्रपोर्शन डिफरेंट है दोनों फ्लैट्स का, उन्होंने बोला कि डिफरेंट साइज़ के हैं। सो मैं क्यों ना इसी प्रपोर्शन में इस 96,000 को ब्रेक कर दूँ। ऑफ कोर्स हमें ऐसा करना होगा, दिस इज़ द रूल। अगर आपके डिफरेंट फ्लैट्स के साइजेस हैं और आपको अगर म्यूनिसिपल वैल्यू को ब्रेक करना है तो आप उसको प्रपोर्शन के हिसाब से ब्रेक कर देंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के प्रपोर्शन में। सो दिस इज़ 5:7। आप इसे 5:7 की रेशियो में ब्रेक कर सकते हैं। तो 5/12 एंड 7/12 ऑफ 96,000। सो 96,000 का 5/12 अगर मैं करूँगी सो इट वुड बी 40,000, और अगर 7/12 करूँगी तो वो हो जाएगा 56,000। सो मैं यहाँ पे इसको 40,000 और 56,000 लिख सकती हूँ, राइट। आगे चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हैं, उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद है आपके पास द रेट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस 15%। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना भी परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो वो परसेंटेज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू पर ही म्यूनिसिपल टैक्स लगते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी ने टैक्स लगाने के लिए ही म्यूनिसिपल वैल्यू को डिटरमाइन किया होता है। तो 40,000 का 15% आप करेंगे 6,000 रुपये, 56,000 का 15% करेंगे, लेट मी डू इट, इट्स 8,400, 8,400 रुपये। म्यूनिसिपल टैक्सेस कैसे कैलकुलेट किए हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज किया है। आपका म्यूनिसिपल वैल्यू आपको गिवन है, म्यूनिसिपल टैक्सेस उसका 15% किया गया है। उसके बाद आगे क्या कहा है, The following particulars of the house as are under. The house is newly constructed. Construction was completed on 1st April. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 1 अप्रैल 2017 में। कंस्ट्रक्शन किस लिए बताई जा रही है, हो सकता है इस मकान के लिए लोन लिया गया है, और लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने पहले भी क्वेश्चंस अगर किए हैं इसी चैनल पर तो आपको मालूम होगा कि हमें डेट ऑफ बोरिंग भी चाहिए होती है और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए होता है। तो कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन की डेट आपको मेंशन है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वी विल पिक इट फ्रॉम हियर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन लीजिए आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1 लाख टेकन ऑन 1 अप्रैल 2014। तो लीजिए यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन हैं, डेट ऑफ बोरिंग भी दी हुई है, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, जो दोनों हमें चाहिए होते हैं। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसी पॉइंट में कहा था 1 अप्रैल 2017, और लोन किस दिन लिया 1 अप्रैल 2014।
So okay, it's 1st April 2014 and 1st April 2017. तो ये दोनों डेट्स हमें अवेलेबल हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1 लाख टेकन. तो लोन कितना लिया गया है 1st April 2014 पे 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया था एट द रेट ऑफ 10%. Right? Interest on loan of 1 lakh taken on 1st April at the rate of 10% to construct the house is 10,000 for the year. We can also calculate it. हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे, इन्होंने निकाल कर दिया है. 10,000 का 10%, हमें पता है कि 10,000 होता है. तो उन्होंने कहा 1 लाख के लोन पर 10% इंटरेस्ट 10,000 फॉर अ ईयर है इसका. इंटरेस्ट फॉर द प्रीसीडिंग 3 years वॉज ऑल्सो पेड बट नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन. पिछले 3 सालों का भी इन्होंने लोन पर इंटरेस्ट दिया है. ऑफकोर्स दिया होगा. कैसे दिया होगा? क्योंकि लोन जब लिया था उस दिन से आपका मीटर चालू हो जाता है, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है. और आपकी कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कब हुई? 1st April 2017 की. आपने 2014 से लेकर 2017 का इंटरेस्ट खुद भरा होगा. उसकी डिडक्शन आपने अभी क्लेम नहीं की है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या आपको उसकी डिडक्शन मिलती है या नहीं मिलेगी. पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे. सेकेंड फ्लैट वॉज वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ओके, सेकेंड फ्लैट, ये जो सेकेंड फ्लैट है जिसका रेंट आपको मिल रहा था 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 12 मत कीजिएगा, 7,000 इंटू 9 करेंगे. रीज़न क्या है? हमें जो एक्चुअल रेंट कलेक्ट हुआ है वो सिर्फ 9 months का कलेक्ट हुआ है सेकेंड पोर्शन का. क्यों? क्योंकि वो कह रहा है हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर. पिछले साल जो है सेकेंड फ्लैट वॉज वैकेंट फॉर 3 months, 3 महीने के लिए खाली पड़ा रहा है. तो खाली पड़ा रहा तो ऑफकोर्स किराया नहीं आया होगा. Next is collection charges. Claimed by him were 700 but actual expenses were 500 for the year. तो कलेक्शन चार्जेस का हम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं करते. आपके पास कंप्लीटली मैंने आपको फॉर्मेट करवाया था. अगर आपने फॉर्मेट नहीं किया हुआ तो पिछली वीडियोस देखिए जहाँ पर हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस किया था. उसमें कंप्लीट एक फॉर्मेट बताया गया था. कलेक्शन चार्जेस का उसमें कोई जगह नहीं है. कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. तो अभी हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी. सो लेट अस डू द क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन करते हुए हम लोगों को क्या लिखना है? वी वुड राइट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर. आपका असेसमेंट ईयर बताया गया है 22-23. और आपको मालूम होना चाहिए हम कैलकुलेशन कौन सी इनकम पर कर रहे हैं. हम 21-22 की इनकम पर कैलकुलेशन कर रहे हैं. ऑफकोर्स टैक्स भरते इस साल में है, इनकम पिछले साल की गत वर्ष की होती है. सो यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे 2 पोर्शंस हैं आपके, राइट? पोर्शन 1, पोर्शन 2, ऐसा ही है. तो क्या मैं यहाँ पर टोटल भी लिख सकती हूँ? क्योंकि मुझे ओवरऑल जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बतानी होती है मुझे टोटल ही बतानी होती है, तो मैं टोटल कर सकती हूँ. जहाँ तक अलग अलग होगा सेग्रीगेशन चलेगा वहाँ सेग्रीगेटेड करेंगे, अदरवाइज टोटल भी कर सकते हैं हम. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू. हमें चाहिए होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV. मुझे घरों की GAV जाननी है. अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए वी नीड अ फॉर्मूला. एक फॉर्मूला होता है हमारे पास. तो चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. इन दोनों में से जो भी हायर होगा, विच एवर इज़ हायर, मैं उसे पिक कर लूँगी. अब म्यूनिसिपल वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और 56,000. तो चलो दोनों का साथ साथ ही कर लेते हैं. 40,000 और 56,000. इस क्वेश्चन में मुझे फेयर रेंट गिवन नहीं है, सो यही वैल्यू मैं पिक कर लेती हूँ. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? इसका कंपैरिजन मुझे करना होता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ. स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है. अगर गिवन होता तो इन दोनों में से मैं करती विच एवर इज़ लेस. वो भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे जो निकलता मेरा एक्सपेक्टेड रेंट अभी मेरे पास सिर्फ कितना है 40,000 और 56,000, राइट? उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है डी फैक्टो रेंट यानी एक्चुअल रेंट.
एक्चुअल रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5000 पर मंथ, ये पूरे 12 महीने तक आता रहा, तो 5000 इंटू 12 60,000, और ये जो एक्चुअल रेंट है 7000 पर मंथ इंटू 9 आपको रिसीव हुआ है 63,000, 7 9 63। सो हम यहाँ पर इसे कंपेयर करते हैं, बट कंपेयर करते हुए पहले भी बताया जा चुका है, ये 9 मंथ्स का ऑल दो रेंट है और ये 12 मंथ्स का है। कंपैरिजन डायरेक्ट करते हुए हमेशा हम 12 मंथ्स पे ले जाके उसको कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं विच एवर इज हायर। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑल दो, क्योंकि 9 मंथ्स का रेंट भी हायर ही है। ऑल दो वो 9 मंथ्स का रेंट है, फिर भी 63,000 आपका हायर अमाउंट ही दिख रहा है। अदरवाइज़ हमने वैसे करना कैसे था इसे, चलिए पहले ये कर लेते हैं, विच एवर इज हायर देखते हैं इन दोनों में से कौन सा है। विच एवर इज हायर, इसका तो क्लियर कट 60,000 है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 12 मंथ्स का रेंट है, ये भी 12 मंथ्स का रेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, ये 12 मंथ्स का है और ये 9 मंथ्स का रेंट है। तो जनरली हम लोग करते क्या है, कंपैरिजन के लिए रफ में आइए, 56,000 12 मंथ्स का था और 7,000 इंटू 9 ना करके एक बार हम 12 करके देखते। वैकेंसी के कारण है ना, वैकेंसी जब भी आपके पास होती है, वैकेंसी में आप उसको एक बार फुल वैल्यू पे ले जाके फिर कंपेयर करते हैं। विच एवर इज हायर, 84 हायर था। 84 कौन सा वैल्यू था, 7000 वाला वैल्यू था, मतलब इसी की वैल्यू हायर आएगी, यानी इसी 7000 पर मंथ वाली वैल्यू को हमें पिक करना है। अब इस केस में क्या है, वो 9 है ऑल दो, तो स्टिल वही हायर रहेगी। अभी तो दिख भी हायर ही रही है, ऐसा भी हो सकता था वो कम दिख रही होती तो भी हमें, सपोज़ यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा मंथ्स की होती, सपोज़ यहाँ पर अभी वैकेंसी आपकी 3 मंथ्स की थी ना, अगर मैं ये कहती कि यहाँ पर वैकेंसी आपकी 6 मंथ्स की वैकेंसी है, तो 6 मंथ्स की वैकेंसी करके आप 7000 इंटू 6 इसको 42,000 कर देते, तो 56 और 42 में आपको लगता कि 56 हायर है और आप 56 यहाँ पर लिख देते, जो कि गलत होता। उस केस में 42 हायर होता, क्यों, क्योंकि वो वैकेंसी के कारण कम दिख रहा है, अदरवाइज़ तो वो हायर ही था, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान ज़्यादा नहीं गया था हमारा, क्योंकि वो 9 मंथ्स वाला वैल्यू भी हायर ही है। इसकी और अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो बेटा, तो आप जाकर पिछली वीडियो से फॉर्मेट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो विच एवर इज हायर 63, तो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो हमें मिल गई। ये है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को आकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 60,000 एंड 63,000, राइट, 1,23,000। उसके बाद हम माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 23। म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आपको मिलती है अगर आपने पेमेंट की है म्यूनिसिपल टैक्सेस की, ऑनर ने अगर पेमेंट की है म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी। सो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन है, अब ये नहीं बताया पे किए या नहीं किए, आप वर्किंग नोट में दे सकते हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट म्यूनिसिपल टैक्सेस हैव बीन पेड। सो आप यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस का वर्किंग नोट देकर यहाँ पर कह सकते हैं, इट इज़ अज्यूम्ड दैट म्यूनिसिपल टैक्सेस have been paid by owner in previous year। आप जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में पेमेंट हो चुकी है, तो पेमेंट हो गई है तो आपको उसकी डिडक्शन मिल रही है। म्यूनिसिपल टैक्सेस वर 6,000 एंड 8,400, 14,400 रुपये के आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस थे, राइट। ये टोटल है। अनरियलाइज रेंट भी होता है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो यहीं पर हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। एनुअल वैल्यू इट इज़ 56,000 एंड 54,600, सॉरी दिस इज़ 54 एंड दिस इज़ 54,600, राइट। सो ये आपकी एनुअल वैल्यू आ जाती है, राइट। It's 108,600। ओके, आगे चलते हैं। माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 होती हैं ये डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, यू कैन से दीज आर डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू हैं। इन डिडक्शंस कौन सी मिलती हैं, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू मिलती है
फॉर मीटिंग वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जितने भी खर्चे हैं, जैसे कलेक्शन चार्जेस अभी आपके पास आया था, सो कोई भी चार्जेस इसके अलावा डिडक्ट नहीं होते, बस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलता है। सो 54,000 का 30% वी डू इज 16,200, राइट। 54,600 का 30% करते हैं हम, इट्स 16,380 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये हमने माइनस कर दिए 32,580, ओके। अब और क्या माइनस होता है इसमें से, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन होगी, ये दो डिटेल्स हमें गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन इससे कैलकुलेट करेंगे हम। सो लेट अस डू इट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा आपको दो तरीके से मिलता है, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और एक प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो आपको दोनों ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको डेट ऑफ बोरिंग से लेकर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन तक इंटरेस्ट पीरियड निकालना होता है, जिसे बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, जिसे हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। एज सिंपल, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना है ना आपको। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से, कंस्ट्रक्शन से पहले से पीरियड का जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया वो क्लेम कर सकते हैं, और वो आपको मिलता है 5 इंस्टॉलमेंट्स में, 5 किश्तों में आपको उसकी डिडक्शन मिलती है, सिंपल। सो डेट ऑफ बोरिंग आपकी क्या थी, 1 अप्रैल 2014 और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन था 1 अप्रैल 2017, राइट। इसके पहले आपको हमेशा और हमेशा देखना है अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है। 1 अप्रैल 2017 के पहले अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च 2017 को, राइट। हमेशा उससे पहले देखना है अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है। सो ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है, 14 से लेकर 17 तक। तो वी कैन से 14-15, 15-16 और 16-17 कह सकते हैं ना। टोटल 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने, तो 36 महीने या 3 साल, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। 36 मंथ्स का ड्यूरेशन आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, और 36 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल कर आप कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो अगर मुझे लोन बता दिया जाए तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ। लोन का अमाउंट गिवन है आपको 1 लाख रुपए का लोन लिया गया है, 10% का इंटरेस्ट है और 36 मंथ्स है, राइट। सो दिस इज 30,000 का आपका इंटरेस्ट है, लेकिन ये मिलेगा आपको 5 किश्तों में, 5 किश्तें यानी 6,000 एवरी ईयर, राइट। तो ये जो 6,000 रुपये का पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, कब से शुरू हो जाएगा, देखिए आपकी कैलकुलेशन 16-17 तक हुई, 17-18 से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो 5 किश्तें कौन कौन सी, 17-18 में 6,000 रुपये मिलेंगे, 18-19 में 6,000 रुपये मिलेंगे, 19-20 में आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, 20-21 में आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, और 21-22 में आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 21-22। सो आपको चेक करना है आपका प्रीवियस ईयर क्या है। लेट मी चेक इट हियर। हमारा प्रीवियस ईयर 21-22, यानी हमें भी 6,000 की डिडक्शन मिलेगी एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। सो ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से। अब बात आती है प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट की। प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है आपका, आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, राइट। सो 21-22 का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपकी, हाँ राइट 31 मार्च 2022 तक आपके लोन का स्टेटस चेक होगा। आपने लोन वापस किया है या नहीं वापस किया, आपको क्लियर कट बताया गया था कि पिछले साल भी उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, लिखा था ना। देखिए ये मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1 लाख टेकन ऑन 1 अप्रैल 10,000 टू कंस्ट्रक्ट द हाउस इज
10,000 फॉर द ईयर, एक साल का 10,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया है इस प्रीवियस ईयर में भी। जो लोन 2014 में लिया गया था, नथिंग हैज़ बीन पेड आउट ऑफ दिस लोन, अभी तक उसमें से कोई पेमेंट किया नहीं आपने। इसका मतलब इस पूरे साल में आपने इस प्रीवियस ईयर में भी इंटरेस्ट भरा होगा। कितना भरा होगा? 1 लाख का 10% इंटरेस्ट आपने भरा है, यानी 10,000 रुपये। इसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर की इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट नहीं बनती। तो पूरा का पूरा 10,000 रुपये आपको यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगी। तो टोटल इंटरेस्ट आपका प्री कंस्ट्रक्शन 6,000 और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आपका 10,000 है। दोनों की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाली है एज इंटरेस्ट, आपको 16,000 रुपये मिलेंगे, राइट। सो आपने करना क्या है, 16,000 रुपये को यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर अगर मैं 16,000 रुपये को 5:7 की रेशियो में ब्रेक करती हूँ ना, तो इट वुड कम इन पॉइंट्स। तो मेरे लिए और क्या ऑप्शन है, पॉइंट्स में मैं लिख सकती हूँ, कोई ट्रबल नहीं है। अदरवाइज़ मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, एनुअल वैल्यू एनुअल वैल्यू में से 30% अगर मैं माइनस करूँ तो इट वुड बी 37,800 एंड 38,220, राइट। सो ये दोनों मेरे वैल्यूज़ आ जाती हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं प्लस करती हूँ तो इट वुड बी 76020, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन मैं चाहूँ तो पॉइंट्स में यहाँ पर लिख सकती हूँ, नहीं चाहूँ तो कोई ट्रबल नहीं है, मैं 16,000 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस कर सकती हूँ। तो मुझे आंसर वैसे भी कंबाइन ही चाहिए, एग्रीगेट ही चाहिए। सो इट इज़ इन पॉजिटिव फिगर, तो ये होगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। माइनस में आता तो आई वुड राइट इट एज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इट वुड बी 60020, ये आपका आंसर है। हम इसे बुक में से भी चेक कर लेते हैं, 60020 हमारा आंसर है या नहीं है। सो दिस इज द आंसर। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट हाउस की एनुअल वैल्यू 54,000, लेट अस चेक इट। एनुअल वैल्यू फर्स्ट हाउस की 54,000, येस इट्स देयर। उसके बाद है सेकेंड फ्लैट, एनुअल वैल्यू 54,600, सेकेंड फ्लैट की एनुअल वैल्यू 54,600 है। एंड taxable income from house property is 60020. Taxable income from house property we have is 60020, right? So यहाँ पर आपको हिंट भी ऑल्दो दिया हुआ था, म्यूनसिपल टैक्सेस को अपॉर्शन कीजिए 2 फ्लैट्स में इन द रेशियो ऑफ 5:7, विच इज़ अ रूल ऑल्सो कि आपने उसको ब्रेक करना है। अलग अलग पोर्शंस थे, म्यूनसिपल वैल्यू इकट्ठी दी हुई थी, तो हमने इसे ब्रेक किया था ना, 5:7 की रेशियो में डिमार्केशन किया था, राइट। I hope it's clear. So this was your question number 7.